नमस्कार। बिहार राज्य शिक्षा प्रशिक्षण शोध परिषद पटना बिहार में आप सभी का स्वागत है। आज हम वर्ग 9 का पहला पाठ हमारे आसपास के पदार्थ या मैटर्स इन आवर सराउंडिंग उसके बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करेंगे। बच्चों, हम सभी अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जिनमें हमारे वस्त्र होते हैं, जिनमें हमारे यातायात के साधन होते हैं, जिनमें हमारे मनोरंजन के साधन होते हैं, जिनमें हमारी खाद्य वस्तुएं होती हैं और अनेक तरह के पदार्थ होते हैं। आपने कभी सोचा है कि इन पदार्थों का निर्माण कैसे होता है? आइए हम सब जानने की कोशिश करते हैं इन पदार्थों का निर्माण कैसे होता है। ये सभी पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनते हैं। जब ये कण आपस में जुड़ते हैं तब विभिन्न तरह के पदार्थ बनाते हैं। पुराने ज़माने में हमारी ये मान्यता थी कि हमारा शरीर या जो प्रकृति में जितनी भी चीज़ें हैं वो 5 तत्वों से मिलकर बनी हैं। आपने सुना होगा वो 5 तत्व क्षितिजल पावक गगन समीरा, उनसे मिलकर के बनी हैं। बाद में वैज्ञानिकों ने शोध किए और शोध के बाद ये सारी बातें हमारे सामने आईं कि ये क्षितिजल पावक गगन समीरा ये सारी चीज़ें नहीं हैं, बल्कि जितनी भी चीज़ें हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनी हैं। इन कणों की अपनी अवस्था होती है, इन कणों का अपना अरेंजमेंट होता है जिससे हमें 3 तरह के पदार्थों की अवस्था मिलती है। अब पहली बात हमारे सामने ये है कि वे कौन सी बातें हैं या वे कौन से गुण हैं जो विभिन्न प्रकार के पदार्थों का निर्माण करते हैं। अगर हम देखें तो वो 3 गुण हमारे सामने होते हैं। पहला गुण होता है पदार्थों की अवस्था कणों की गति से बनती है। कणों की गति से बनती है। ठीक है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें कणों की गति ज़्यादा होती है, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें कणों की गति कम होती है, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें कणों की गति बहुत ही कम होती है। तो पहला गुण तो ये है। दूसरा गुण होता है अंतर आणविक बल। अंतर आणविक बल, जिसे हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी कहते हैं, ये जो भी पदार्थ बनते हैं उनके जो कण होते हैं उनके बीच में ये बल होता है। पदार्थों की अलग अलग अवस्था में इन बलों की मात्रा भी अलग अलग होती है। जब ये अंतर आणविक बल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे तब हमारे कण बहुत भाग नहीं पाएंगे, वो कण एक जगह स्थिर रहेंगे। जब इन अंतर आणविक बल का मान थोड़ा कम होगा, पदार्थ थोड़ी गति में रहेंगे, और जब इन अंतर आणविक बल का मान बहुत बहुत कम होगा तो पदार्थ बिल्कुल ही अलग अलग रहेंगे। तो दूसरी प्रॉपर्टी ये है। और तीसरी प्रॉपर्टी जो है या तीसरा गुण जिसे हम लोग कह रहे हैं अंतर आणविक दूरी। अंतर आणविक दूरी, इसे हम कह रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। पदार्थ जिन कणों से मिलकर के बनते हैं उन कणों के बीच की दूरी पदार्थ की अवस्था को बनाती है। तो इन 3 गुणों को देखते हुए हम पदार्थ को 3 कैटेगरी में या 3 वर्गों में बांट सकते हैं। तो हमारे पदार्थ की अवस्था जो होती है, पहली अवस्था जिसे हम लोग कहते हैं ये अवस्था ठोस है, दूसरी अवस्था द्रव है और तीसरी अवस्था गैस है। बच्चों, अब हमारे लिए ये बहुत आसान हो जाता है कि हम अपने आसपास के पदार्थों को ठोस, द्रव
अच्छा, अब हमारे लिए ये बहुत आसान होता है कि हम इन पदार्थों को ठोस, द्रव अथवा गैस में विभाजित करें। आइए हम लोग एक एक अवस्थाओं को देखते हैं और इसे हम लोग थोड़ा एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये एक हमने ऐसा क्षेत्र चुना है या एक हमारा ये एक्सपेरिमेंटल सिस्टम है और इसके अंदर अगर हम लोग ठोस को देखें तो ठोस के लिए ये पदार्थ के कण बहुत पास होते हैं और ये बिल्कुल क्लोज होते हैं और इस तरह से एक सघन संरचना बनती है जिसे हम लोग ठोस कह रहे हैं। ठीक है। अगर हम द्रव के संरचना देखें तो द्रव में ये जो कण होंगे ये थोड़ी थोड़ी दूरी पर होंगे और बहुत सघन संरचना नहीं बनेगी। कणों के बीच की दूरी मिलेगी हमें। और गैसीय अवस्था में अगर हम लोग देखेंगे तो हमें ये पार्टिकल या ये कण बहुत दूर दिखेंगे और इनकी सघनता भी कम होगी। ये हमारा ठोस हो जाएगा, इसे हम लोग द्रव बोलेंगे या द्रवीय अवस्था बोलेंगे और इसे हम लोग गैस या गैसीय अवस्था बोलेंगे। यही कण जो हैं आपस में गतिमान रहते हैं। तो जब हम लोग ठोस की अवस्था को देखते हैं तो इस ठोस की अवस्था में इन कणों की जो गति होती है ये बहुत धीमी होती है। ये कण, इनके बीच में जगह ही नहीं होती है, ये बिल्कुल सटे सटे होते हैं। तो इन कणों के बीच की दूरी भी बहुत कम होती है और गति भी बहुत कम होती है। और अगर दूरी इनके बीच की बहुत कम होती है तो इनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है जिसे हम लोग अंतर आणविक बल कह रहे हैं। ये अंतर आणविक बल बहुत स्ट्रॉन्ग होता है इनके बीच में। तो ये ठोस की एक अवस्था होती है जिसकी वजह से इन्हें हम लोग संपीड़ित नहीं कर सकते। संपीड़ित करना या इन्हें हम लोग दबा नहीं सकते और ये बहुत हार्ड होते हैं। इनकी प्रॉपर्टी अगर देखेंगे ये बहुत कड़े होते हैं, हार्ड होते हैं, इन्हें हम लोग दबा नहीं सकते हैं। वही द्रव के अगर स्थिति को देखें तो इनके बीच में, कणों के बीच में दूरी है। ये कण आपस में गति कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं और इनके बीच में अंतर आणविक दूरी ज़्यादा होती है, इसीलिए बल का मान कम होता है। तो किसी भी द्रव को अगर हम इसके ऊपर से दबाव डालें तो इस द्रव को हम लोग संपीड़ित कर सकते हैं या इसे हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं। जैसा आप देखते हैं कि ये इसका यूज़ हम लोग देखते हैं गाड़ियों में होता है, या ऐसे भी द्रव को अगर आप सिंपल पॉलीथीन में रखें और ऊपर से दबाव डालें तो वो द्रव हम लोग थोड़ा संपीड़ित कर सकते हैं। और ये गैसीय अवस्था है जिसमें कणों के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा होती है, कण बहुत आसानी से अलग अलग हो सकते हैं और गैसों को तो हम लोग कंप्रेस करते हैं। इसका उदाहरण हम लोग जानते हैं। तो इस तरह से इन तीन गुणों के आधार पर हम लोग पदार्थ को ठोस, द्रव और गैस में विभाजित कर सकते हैं। और दो गुण और हम लोग ध्यान रखें। एक हम लोग कहते हैं द्रव्यमान, जिसे हम लोग कहते हैं मास, और एक हम लोग कहते हैं आयतन। पदार्थ की कोई भी अवस्था हो, या वो ठोस हो या वो द्रव हो या वो गैस हो, किसी भी अवस्था में उसका द्रव्यमान होगा जिसे हम लोग मास कहते हैं, और किसी भी अवस्था में उसका आयतन होगा जिसे हम लोग वॉल्यूम कहते हैं। तो ये मास और वॉल्यूम, ये दो गुण और हैं जिनसे हम लोग ठोस, द्रव और गैस को अलग अलग कर सकते हैं। ठोस का आयतन निश्चित होता है, इसे हम लोग सभी तरह के बर्तनों में नहीं रख सकते हैं, है ना। ये हमारा एक, आप देख रहे हैं ये मार्कर है, इसे मैं अगर छोटी सी कटोरी में रखना चाहूँ तो इसे मैं कटोरी में नहीं रख सकती हूँ। लेकिन द्रव है, अगर आप पानी ले लें
या आप दूध ले लें या आप शरबत ले लें या कोई और द्रव ले लें, उसे हम लोग जिस तरह के बर्तन में रखना चाहते हैं उस तरह के बर्तन में रख सकते हैं। तो इसका आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन इसे किसी भी आकार के बर्तन में हम लोग रख सकते हैं। द्रव्यमान भी निश्चित होता है। और गैस को तो हम लोग कहीं भी रख सकते हैं। आप इसे बैलून में भरें, एयर है, हमारे चारों तरफ हवा है, वो सभी तरफ प्रेजेंट है, तो गैस को हम लोग कहीं भी किसी जगह रख सकते हैं। इसे हम लोग दबा सकते हैं, इसे हम लोग नहीं दबा सकते हैं। ठोस तो बहुत कड़े होते हैं। तो बच्चों, इन 3 गुणों के आधार पर हम लोग अपने आसपास के पदार्थ को देख सकते हैं और जो भी पदार्थ हैं उन्हें हम लोग विभाजित कर सकते हैं कि वो हमारे ठोस हैं, वो द्रव हैं या गैस हैं। एक चीज़ अभी हम लोग इसे गतिविधि के माध्यम से भी देखेंगे, है ना, कि हम लोग समझेंगे कि ठोस अगर हम लोग द्रव में डाल रहे हैं तो वो कहाँ चला जा रहा है, इसे हम लोग गतिविधि के माध्यम से समझेंगे। लेकिन एक चीज़ हम लोग याद रखें कि किसी भी पदार्थ का कण जो होता है ना, वो छोटा से छोटा कण भी, पदार्थ का छोटा से छोटा कण भी अपने गुणों को अपने आप में रखता है। कितना भी छोटा टुकड़ा हम कर दें किसी भी पदार्थ का, तो उस छोटे कण में उसके सारे गुण निहित रहते हैं। ये बातें हम याद रखेंगे और इस पदार्थ के कणों को और किन छोटे छोटे पार्टिकल्स में हम लोग तोड़ सकते हैं, इसे आप आगे के अध्याय में भी पढ़ेंगे। तो इसे हम लोग याद रखें बच्चों, पदार्थ की 3 अवस्था और इन 3 गुणों के आधार पर हम लोग उन्हें विभाजित कर सकते हैं और अधिक हम लोग इसे समझेंगे। हम लोग एक गतिविधि करें, आइए हम लोग उस गतिविधि के माध्यम से इसकी जानकारी लेते हैं। बच्चों, अभी हम लोगों ने पढ़ा था हमारे आसपास के पदार्थ वाले चैप्टर में, पदार्थ हमारे कणों से बने होते हैं, कणों के बीच में अंतर आणविक दूरी होती है। तो आइए हम लोग इसे एक गतिविधि के माध्यम से समझते हैं। कैसे हम लोग कह सकते हैं कि जो भी कण हैं हमारे पदार्थ के, उनके बीच में दूरी होती है। तो आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, आपने शरबत भी बनाया होगा, चीनी घुलाई होगी, नमक घुलाया होगा पानी में, तो वो घुल जाते हैं, कहीं कहीं वो गायब हो जाते हैं। आपने ऐसा देखा होगा। तो वो क्यों गायब हो जाते हैं, क्यों घुल जाते हैं, हम लोग इसे एक गतिविधि के माध्यम से समझते हैं। और हम लोग ये देखें कि हमें इस प्रयोग को करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले ये देखिए, इसे हम लोग ये शीशे की एक नली है जिसे हम लोग ग्लास रॉड कहते हैं। इसका उपयोग हम लोग घोलने के लिए करेंगे, चलाने के लिए करेंगे। ये हमने वॉश बॉटल इसे कहते हैं, वॉश बॉटल लिया है, इसमें पानी रखते हैं। प्रयोगशाला में काम करने के लिए इसी वॉश बॉटल की हमें आवश्यकता पड़ती है। हमने यहाँ पर 4 बीकर लिए हैं। इस बीकर में इसकी कैपेसिटी लिखी होती है। ये 100 ml का बीकर है और ये चारों बीकर हमने एक जैसे लिए हैं। और इस 100 ml के बीकर में यहाँ पर आप देख रहे हैं ये अंशांकित है। यहाँ पर अंशांकित किया हुआ ये 0 है, 20 है, 40 है और 50 है। आप ठीक से देखें, ये अंशांकित बीकर है जिसमें हम लोग अगर पानी डालेंगे तो ये मात्रा हमें पता चलेगी कि हमने पानी कहाँ तक डाला है। और पूरी कैपेसिटी इस बीकर की 100 ml की है। तो एक जैसे मैंने ये 4 बीकर लिए हैं, चारों अंशांकित हैं। यहाँ पर हमने कुछ पदार्थ लिए हैं जिन्हें हम लोग देखेंगे पानी में डाल करके। ये है हमारे पास, हमने वॉशिंग सोडा लिया है, हमारे पास नमक है, हमारे पास चीनी है, हमारे पास ये थोड़ा हमने बालू लिया है और हमारे पास ये मिट्टी है। 5 पदार्थ हैं हमारे पास। हमारे पास 4 बीकर है। एक के लिए हम लोग प्रयोग इस परख नली में करेंगे। ये परख नली हमारी अंशांकित नहीं है। हम चाहें तो इसे अंशांकित कर सकते हैं। इसे आसानी से अपनी सुविधा के लिए, अपने प्रयोग के लिए इसके ऊपर निशान अगर हम लोग छोटे छोटे लगा दें तो हमें अंदाज़ लग जाएगा। कैलिब्रेशन इसे कहते हैं, इसे अंशांकित करना कहते हैं। निशान लगा दें ऐसे, या इसके ऊपर हम लोग किसी सादे कागज़ पर स्केल से अंशांकन करके, स्केल की सहायता से सादे कागज़ पर निशान लगा के उसे हम परख नली के ऊपर चिपका देंगे और हम लोग अपने प्रयोग को करेंगे।
अगर हमारे पास साधन उपलब्ध नहीं रहते हैं तो हमें इस तरह के तरीक़ों से काम करना पड़ता है, हमें सोचना पड़ता है कि हम किस तरीके से आसानी से प्रयोग को कर सकते हैं। तो इस परख नली का भी उपयोग हम लोग करेंगे। और सामान्यतया ये परख नली, अगर इसके अंदर का आयतन देखेंगे, इसके अंदर कितना हम लोग पानी डाल सकते हैं, तो आप मापक बेलन से भी चेक कर सकते हैं और अंदाजन हम लोग लेंगे तो ये 20 मिलीलीटर के लगभग इसमें पानी हम लोग डाल सकते हैं। तो आइए हम लोग प्रयोग शुरू करते हैं। देखें हम लोग क्या करेंगे। ये अंशांकित बीकर है, इसमें हर बीकर में हमें बराबर मात्रा में पानी डालना है। मैं वॉश बॉटल की सहायता से पानी डालती हूँ इसमें। मैंने 20 ml पानी इसमें डाला है। उसी तरीके से इसे हटा देते हैं, थोड़ा काम हमारा जल्दी से हो जाएगा। दूसरी बॉटल में भी हम लोग 20 ml पानी डालेंगे। तीसरे बीकर में भी हमें 20 ml पानी लेना है और चौथे में भी हम लोग 20 ml पानी ले रहे हैं। ये टेस्ट ट्यूब है हमारे पास, इसमें मैं आधा टेस्ट ट्यूब मैंने पानी डाला है और मैं यहाँ पर निशान लगा देती हूँ। यहाँ पर मैंने निशान लगाया है आधा टेस्ट ट्यूब पानी डाल करके। ठीक है, इसे मैं सामने रखूँ। हमने बराबर मात्रा में पानी तो ले लिया। अब हमें इसमें वो सामग्री डालनी है, अलग अलग पदार्थ हमें डालने हैं और इसकी बराबर मात्रा हमें डालनी है। ये ध्यान रखना है कि जो भी पदार्थ हम ले रहे हैं उसकी बराबर मात्रा को इस पानी में डालना है। मैंने ये एक छोटा सा टॉय में से निकाला है, खिलौने में से निकाला है। मुझे इसका आकार अच्छा लगा और इसमें हम लोग अगर पदार्थ को भरेंगे तो एक निश्चित मात्रा हम लोग ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं चीनी ले रही हूँ। चीनी को मैंने इसमें भरा है और इस चीनी को मैं पहले वाले बीकर में डाल देती हूँ। हमारे पास ये दूसरा पदार्थ नमक है, इसे भी मैं इसमें लेती हूँ और इसे मैं दूसरे वाले बीकर में डाल रही हूँ। ये हमारे पास वॉशिंग सोडा है, इसे भी मैं ले रही हूँ, इसे मैं तीसरे वाले बीकर में डालती हूँ। और ये बालू है हमारे पास, इसे मैंने लिया है और इसे मैं चौथे वाले बीकर में डालती हूँ। अब हमें क्या करना है, ये हमारा ग्लास रॉड है। मैंने आपको बताया था कि इसकी सहायता से हम लोग चीज़ों को घुलाते हैं। तो पहले वाले बीकर में मैंने ये चीनी जो डाली है इसे हम लोग घुलाते हैं। थोड़ा इसे हिला करके भी घुला सकते हैं, जैसे हमें सुविधाजनक लगे। ग्लास रॉड की सहायता से चलाएं अथवा इसे हिला करके हम लोग घुलाएं। ये चीनी हमारी देखते हैं घुलती है, यानी जितनी तेज़ी से घुलाएंगे उतनी तेज़ी से, घुलाने का मतलब हमारे हाथ का मूवमेंट जितनी तेज़ी से होगा उतनी तेज़ी से ये पदार्थ इसमें घुलेंगे, अगर ये घुलने वाले होंगे तो। और चीनी हमें पता है ये पानी में घुलती है। लगभग ये चीनी घुल गई है। अभी हम लोग नमक को घुलाने की कोशिश करते हैं।
नमक भी लगभग घुल गया है। वॉशिंग पाउडर है। हम ऐसे उठा करके भी देख सकते हैं। जब आप नीचे की सतह देखेंगे तो आपको अंदाज़ लगेगा कि ये चीज़ पूरी घुली है या नहीं। नीचे कण अगर बैठे हुए हैं इसका मतलब हमें और घोलना है, या इसके पास हमें थोड़ा और पानी की आवश्यकता होगी। थोड़ा सा इसमें और मैं पानी डालती हूँ क्योंकि चीनी पूरी घुली नहीं है। ये आप थोड़ा देखेंगे 20 के बाद ये 20 है, 40 है, 60 है और इधर 80 है, और 20 और 40 के बीच में एक और छोटी सी लाइन है, तो मैं यहाँ तक पानी डालती हूँ इसमें। और इतना पानी हमें सभी में डालना है क्योंकि जो भी काम हम करेंगे वो बराबर मात्रा में लेकर के करेंगे। थोड़ा यहाँ पर मैं रुकती हूँ और हमारे प्रयोग के निष्कर्ष पर हम लोग अभी पहुँच रहे हैं। अभी आपने देखा कि मैंने इसमें पानी डाला है 20 तक, जहाँ पर हमारा अंशांकित था वहाँ से ऊपर मैंने पानी डाला है। यहाँ पर 20 मतलब ये 30 ml मैंने पानी लिया है और इसमें पूरी चीनी को हम घुला देंगे। ये पूरी चीनी हमारी घुल जाएगी। यहाँ पर हमें पानी डालने की आवश्यकता हुई है, ठीक है। इसी तरह से मैंने नमक में भी पानी डाला, 20 से 30 तक मैंने पानी डाला है और अब हम इसमें नमक को घुलाएंगे। ये नमक हमारा घुल जाएगा। वॉशिंग पाउडर में भी मैंने 20 से 30 तक पानी डाला है, 30 ml पानी है। इसमें मैंने पानी नहीं डाला है। और आप थोड़ा देखिए यहाँ पर, अगर हमें नज़र आ रहा है, आपको अगर दिख रहा है तो ये पानी का जो लेवल है, पानी की मात्रा है, ये 20 से ऊपर पहले से ही आई हुई है। अगर आप ध्यान देंगे तो ये पानी की जो मात्रा मैंने 20 ml ली थी, ये पानी की मात्रा 20 ml से ऊपर उठ गई है। ऐसा क्यों हुआ है ये हमें समझना है, और ये समझने के लिए हमें वापस आना पड़ेगा पदार्थों की अवस्था के बीच की दूरी के समझने के लिए। जैसा मैंने बताया था कि जो भी पदार्थ के कण होते हैं उनके बीच में थोड़ी दूरी होती है, अंतर आणविक दूरी होती है। तो पानी के जो कण हैं, पानी द्रव है और इस द्रव के अवस्था में मैंने चीनी डाला, चीनी जो एक ठोस है। तो ये चीनी के कण पानी के कणों के बीच की दूरी की जगह में ये अट गए। इसलिए पानी का जो सतह था, पानी की मात्रा जो थी या पानी का जो आयतन था वो बढ़ा नहीं। हमने पानी डाला, उससे ज़्यादा इसका आयतन बढ़ा नहीं। पानी के कणों के बीच में जो जगह थी उसमें चीनी के सारे कण व्यवस्थित हो गए, चीनी के सारे कण घुल गए। उसी तरह से नमक वाले बीकर में भी हम ये कह सकते हैं कि पानी की जो मात्रा थी, हमने जब नमक डाला तो पानी की मात्रा या पानी का जो वॉल्यूम है वो नहीं बढ़ा, या उसका जो निशान था उस निशान से ऊपर पानी नहीं आया। मैंने पानी डाला, वो पानी यहाँ तक आया है। वही चीज़ इसमें भी है, डिटर्जेंट में भी है कि पानी की मात्रा उतनी है लेकिन पानी का लेवल ऊपर नहीं बढ़ा है। और बालू जिसमें मैंने डाला है, ये हमें दिख रहा है कि पानी का लेवल पहले से ऊपर बढ़ गया है। मतलब बालू के कण जो हैं ये पानी के कणों के बीच की जगह में नहीं अट पा रहे हैं, ये पानी के कणों के बीच की जगह में नहीं जा पा रहे हैं। इसलिए हमने बालू डाला तो उस बालू की मात्रा और ये पानी की अपनी मात्रा, द्रव्यमान, ठीक है, दोनों का जो है वो मिल करके, दोनों का द्रव्यमान अलग अलग है और दोनों की मात्रा मिल करके ये पानी का लेवल जो है ये थोड़ा सा ऊपर आ गया है। तो बच्चों, इससे हमें एक और चीज़ समझने को मिलती है कि प्रकृति में जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी पदार्थ हैं, कुछ पदार्थ पानी के अंदर घुल जाते हैं, वो गायब हो जाते हैं। उन पदार्थों को हम लोग घुलनशील कहते हैं, और जो पदार्थ नहीं घुलते हैं वो वैसे ही रह जाते हैं, उन पदार्थों को हम लोग अघुलनशील कहते हैं। अघुलनशील पदार्थ किसी भी तरह से
द्रव के कणों के बीच में नहीं अवस्थित होंगे, नहीं बैठेंगे जा कर के, और जो भी घुलनशील पदार्थ हैं वो द्रव के कणों के बीच की दूरी के बीच में जाके अटेंगे, उसकी दूरी के बीच में अपने आप को व्यवस्थित करेंगे, और इसलिए हम कहते हैं कि वो सारी चीज़ें पानी में घुल गई हैं। तो इस प्रयोग से हमें दो चीज़ें समझ में आ रही हैं। थोड़ी सी समझ हम लोगों ने घुलनशीलता के बारे में भी बढ़ाई, और थोड़ी सी समझ हम लोगों ने वैसे पदार्थों के बारे में बढ़ाई जो पानी में नहीं घुलते हैं। मैंने ये मिट्टी यहाँ रखी है, और बच्चे आप इसी तरह से मिट्टी से अपने प्रयोग को दोहराएंगे। इसी तरह एक ग्लास ले लें या बीकर ले लें, उसमें पानी की निश्चित मात्रा ले लें, उसे अंशांकित कर दें, मिट्टी डालें और मिट्टी डाल के देखें कि ये पानी का लेवल जो है वो इससे ऊपर आ रहा है या नहीं। अगर पानी की मात्रा ऊपर नहीं आ रही है, मतलब द्रव के कणों के बीच में इस मिट्टी ने अपने आप को व्यवस्थित कर लिया, वो घुल गए। अगर पानी की मात्रा ऊपर आ जा रही है, इसका मतलब ये मिट्टी के कण द्रव के कणों के बीच में अपने आप को नहीं व्यवस्थित कर पाए, इसलिए पानी की मात्रा ऊपर आ गई। ठीक है बच्चों, आप ये प्रयोग अपने घर में करेंगे। इसके लिए किसी प्रयोगशाला की ज़रूरत नहीं है। घर में हमें शीशे का ग्लास मिल जाता है, इस तरह का मार्कर मिल जाता है, ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। तो आप इस प्रयोग को ज़रूर करें और जानें कि हमारे आसपास के पदार्थ कैसे हैं, कौन सी चीज़ें घुलती हैं, कौन सी चीज़ें नहीं घुलती हैं, किनको डालने से पानी की मात्रा बढ़ती है, कौन द्रव के कणों के बीच में अपने आप को व्यवस्थित कर पाते हैं या नहीं। ठीक है बच्चों, आप ये काम ज़रूर करेंगे, और इससे आगे की जानकारी हम लोग अगले अध्याय में लेंगे, घुलनशीलता और विभिन्न प्रकार के विलयनों की जानकारी। धन्यवाद।